नमस्कार। कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है विदेश की जिद। ग्रैंड मॉम, आप ये वुडन स्टिकर्स क्यों इकट्ठा कर रही हैं? पीछे मुड़कर देखा। अपनी टूटी फूटी हिंदी में मेरी पोती, जो चंद रोज पहले ही जापान से अपनी मम्मी और पापा के साथ इंडिया वापस आई थी, मेरे हाथों में लकड़ियां पकड़े देख पूछने लगी। मैरी, आज लोहड़ी का त्योहार है। आज को इसको जलाएंगे। ओह, यू मीन बॉनफायर? एस माय डियर, बॉनफायर, पर हम इसे लोहड़ी का त्योहार कहते हैं। पर पहले तुम मुझे दादी कहो। ओके ठीक है दादी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। व्हाट त्योहार? रुको, मैं पहले अपना काम खत्म कर लूं, फिर आराम से बैठकर तुम्हें बताती हूँ। शाम को बहुत सारे मेहमानों ने आना है डिनर पर। तुम अभी अंदर जाओ अपनी मम्मी के पास। ओके दादी, कहकर मैरी अंदर चली गई और मैं अतीत में। राघव मेरी इकलौती संतान, जिसने जैसे ही होश संभाला, उसके सपनों का देश था जापान, जहां जाकर वो आगे की पढ़ाई करना और वहीं सेटल होना चाहता था। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग के 4 साल, उसके बाद एमएस की तैयारी की। बोस्टन यूनिवर्सिटी की तरफ से उसे स्कॉलरशिप ऑफर की गई। एमएस की फीस के अलावा भी बहुत से पैसों की ज़रूरत थी। मैं स्कूल की नौकरी में उसके लिए इतने पैसे नहीं जोड़ सकी कि उसके पंखों को उड़ान भरने में मदद कर सकूं। एक ही ऑप्शन था, बैंक से कर्ज लेना। मकान को लीज पर रखकर हमें लोन मिल गया। वीज़ा मिलते ही उसने पहली फ्लाइट पकड़ी और अपने सपनों के शहर पहुंच गया। नया देश, नए तौर तरीके अपनाने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अब वो बड़ा हो चुका था और माँ की उंगली छोटी। अपने फैसले खुद करने लगा। मुझसे उतनी बात करता जितनी बतानी जरूरी होती। मैं खुद को तसल्ली देती रहती कि मुझे परेशानी ना हो, इसलिए मुझसे अपनी परेशानियां छुपाता रहता। हर सेमेस्टर के बाद उसका रिजल्ट पूछती। मुझसे कहता, क्या है माँ, अभी पहली दूसरी क्लास के बच्चों की तरह रिपोर्ट कार्ड चेक करोगी? पास हो गया हूँ बहुत अच्छे नंबरों से। और मैं उसी समय मंदिर में जाकर उसकी तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। किसने कहा? मैं ये तो नहीं जानती, पर सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है। राघव को जापान गए 4 साल हो चुके थे। अब वो वहाँ किसी बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। जब भी कभी वीज़ा की बात करती तो कहता सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। मैं छोटे से स्कूल की टीचर जान ही नहीं पाती आखिर वो किस दौर से गुजर रहा है। अगर मुझे अपने भाई आरव को अस्पताल में देखने भटिंडा नहीं जाना पड़ता। अस्पताल में पहुंचते ही जो सच्चाई मेरे सामने आई, वो सामने तो नहीं आनी चाहिए थी, पर इस तरह से नहीं। भैया का पथरी का ऑपरेशन हुआ था। वहाँ भाभी के भाई का लड़का पिंटू भी था, जो सालों पहले अपने परिवार के साथ जापान बस चुका था। आजकल इंडिया अपनी बेटी की शादी की खरीद फरोख्त करने आया हुआ था। बातों ही बातों में राघव का जिक्र छिड़ गया। भाभी अपने भतीजे को बताने लगी कि मेरा लड़का भी वहाँ जापान में टोक्यो में किसी कंपनी में नौकरी करता है, और भाभी मुझे राघव की तस्वीरें दिखाने को कहने लगी। मैंने अपना फोन उनके हाथ में थमा दिया। ले पिंटू, तू भी देख। हाय मैं मर्जाबा, कितना सोना लगता है। भाभी ठेठ पंजाबी में अपने भतीजे को राघव की तस्वीरें दिखाने लगी। बुआ जी, आप मुझे राघव के घर का पता और फ़ोन नंबर दे देना। प्रिया की शादी का कार्ड उसे भी दूंगा। वैसे ही अपने लोग बाहर बहुत कम होते हैं, फिर राघव तो अपने परिवार का हिस्सा है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें उसका एड्रेस भेज दूंगी। तस्वीरें देखते हुए, बुआ जी, बहुत छोटा था जब उसे देखा था, अब तो अच्छा खासा गबरू जवान हो गया है। हाँ पिंटू शायद छठी में था। क्यों? ठीक कह रही हूँ ना दीदी? हाँ दीदी, शायद छठी में ही था। पिंटू, उसके बाद तो तुम आए ही नहीं इंडिया। बुआ जी, आया तो कई बार, बस बिजनेस के सिलसिले में। फैमिली के साथ तो इकट्ठे सालों बाद ही आना हुआ है। प्रिया की इच्छा थी शादी की पूरी शॉपिंग इंडिया से करनी है। अब वहाँ जापान में तो अच्छे देसी लिबास मिलने से रहे। राघव की तस्वीरें देखते हुए पिंटू के चेहरे पर हैरानी के भाव आने लगे। बुआ जी, अपना राघव है? ले पिंटू, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि अपने बेटे की तस्वीरें की जगह किसी और की तस्वीर दिखाऊं। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, अपनी झेप दिखाते हुए पिंटू ने कहा। बुआ जी, राघव वहाँ पर क्या कर रहा है? आप कभी उसके पास गई हैं क्या? नहीं बेटा, मैं तो वहाँ नहीं गई, पर राघव से पिछले एतवार ही बात हुई थी। कह रहा था बड़ा घर लेने वाला है, उसके बाद वो
मेरी टिकट भेजेगा। बुआ जी वो किस कंपनी में नौकरी कर रहा है? पिंटू कोई जापानीज कंपनी ही है, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, कई बार बताया भी उसने पर मुझे ही याद नहीं रहता। कोई बात नहीं बुआ जी, कहकर वो कमरे से बाहर जाकर किसी को फोन मिलाने लगा। थोड़ी देर के बाद आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। बुआ जी आप जरा बाहर आए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ पिंटू, कोई परेशानी है? क्या है? बुआ जी आप बाहर तो आए। अरे दीदी चले जाए ना, कोई खास बात होगी। मुझे लगता है इसके सामने शायद बात नहीं करना चाहता। बेड पर लेटे हुए आरव की तरफ देखकर कहने लगी। मैं और पिंटू दोनों बाहर आकर वेटिंग एरिया में आकर बैठ गए। मेरा हाथ पकड़कर वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, बुआ जी मैं आपको जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना और परेशान मत होना। मैं जापान जाकर उसे भी उसके लिए कर सकूंगा, जरूर करूंगा। पिंटू मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तू कहना क्या चाहता है और किसके लिए क्या करेगा? बुआ जी राघव के लिए। क्यों, उसे क्या हुआ? बेटा अच्छी खासी नौकरी है उसकी, अब तो नया घर भी लेने वाला है। बुआ जी वो आपसे झूठ बोल रहा है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, छोटे मोटे काम करके वो वहाँ रह रहा है। अब उसके पास प्रॉपर वीजा है भी या नहीं ये भी देखना होगा। लगता है उसकी एमएस पूरी होने के बाद उसे कोई नौकरी नहीं मिली, इधर उधर हाथ पैर मारता रहा होगा। बुआ जी उसके वीजा का चक्कर होना है, अगर खत्म हो गया होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ ये क्या कह रहा है तू? वो तो स्कॉलरशिप पर वहां गया था, पढ़ाई में तो वो बहुत होशियार है, पर तुझे ये सब बातें कैसे पता चली? और तूने तो उसकी तस्वीर भी अभी अभी देखी है, तू जानता है उसे? एक ही सांस में मैंने पिंटू से कई सवाल पूछ लिए थे। बुआ जी पहले नहीं जानता था कि वो आपका बेटा है, वो तो कई बार हमारे घर साफ सफाई, छोड़ो उस बात को। कहते कहते पिंटू चुप हो गया। पिंटू तुझे मेरी कसम बेटा, जो भी बात है अब मुझसे मत छुपा, अपनी बात पूरी कर तू। बुआ जी वहां जापान में किसी भी काम छोटा या बुरा नहीं मानते। मेरी पत्नी राकेश हाउस कीपिंग कंपनी से अक्सर घर की सफाई के लिए आदमी बुलाती रहती है, जो आकर पूरे घर को साफ करके जाते हैं। राहुल भी उसी कंपनी के जरिए हमारे घर काम करने की कई बार आया है। मुझे क्या, साधना को भी तो शुरू से ही वो बहुत सुलझा हुआ और अच्छे खानदान का लड़का लगा था। हिंदुस्तानी होने के नाते मैंने और साधना ने कई बार उससे पूछा भी कि इंडिया में उसका घर बार कहाँ है, पर हर बार वो बात को टाल जाता था। खैर अब तो मुझे पता चल गया, वहां जाकर उसके लिए कोई अच्छी सी नौकरी का बंदोबस्त करता हूँ। पिंटू तू नहीं जानता मेरे दिल के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही है। वो इतनी परेशानी में है और उसने मुझसे बात करनी भी जरूर नहीं समझी। अरे क्या रखा है बाहर जो यहाँ नहीं मिलता? इतना तो कमा ही लेती हूँ कि अपना और उसका पेट भर सकती हूँ। बुआ जी आप चिंता मत करो, अभी तो मैं 2 हफ्ते यहीं पर हूँ, पर साधना और प्रिया अगले हफ्ते वापस जा रही हैं। मैं उनको कह दूंगा उससे बात करें, और कहीं रहने का ठौर ठिकाना नहीं हुआ तो वो मेरे साथ मेरे घर पर रह सकता है। आप चिंता ना करें, अपना बच्चा है। कहकर वो चुप हो गया और मैं कहीं की नहीं रही। हाँ ये कैसे दिन दिखा रहा है मेरे रब्बा, बाप का साया पहले ही नहीं है। बिन बाप की औलाद का यही हश्र होता है। अगर पिंटू की बातें सच्ची हैं तो इस लड़के ने पूरी बिरादरी में मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या हुआ बुआ जी? कुछ नहीं पिंटू, अपनी किस्मत को कोस रही हूँ मैं। राघव ने तो मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, कहते हुए मेरी आंखें भर आईं। मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाला, आप चिंता ना करें, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच ही रहेगी, कहकर वो मुझे भरोसा दिलाने लगा। 2 दिन मैंने जैसे तैसे काटे। भटिंडा पहुंचते ही पहला काम जो मैंने किया था वो था राघव को फोन मिलाकर, ना जाने कब से छुपा रहा था। हेलो राघव, कैसा है तू बेटा? ठीक हूँ, बस क्या हुआ? मुझे तेरी आवाज में आज बुझी हुई क्यों लग रही है? कुछ नहीं, बस रात नींद नहीं आई ठीक से। बेटा जब दिल में चोर हो तो चैन की नींद कहाँ से आएगी? आज आप ये कैसी बातें कर रही हो माँ? क्यों झूठ कह रही हूँ? और तू कब तक मुझसे झूठ पे झूठ बोलता रहेगा? झूठ के पैर नहीं होते बेटा, एक दिन सामने आ ही जाता है। तू क्या समझता था? तू जो मुझे कहता रहेगा वो मैं नहीं जानती क्या? देख दुनिया कितनी छोटी है, तू वहाँ किसी को नहीं जानता, पर तुझे पहचानने वाले बहुत मिल जाएंगे। क्या माँ, क्या हो गया है आपको? कैसी बातें करने लगी हो आप? 5 साल पहले इंडिया में राघव फोन पर किसी से बातें करते हुए परेशान हो रहा था। विक्की यार मेरा भी नाम लिखवा दे, तेरा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा।
दूसरी तरफ से यार राघव पैसा बहुत मांग रहे हैं। 5 लाख तो मैं इकट्ठा कर चुका हूँ, बाकी के पैसों का इंतजाम कैसे करूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। पापा जी से भी मांगूं तो क्या कहकर मांगूं। बिक्की तू बाकी के पैसों की चिंता मत कर, तू मेरा भी नाम अपने ग्रुप में लिखवा, मैं तुझे बाकी की रकम दे दूंगा। पर तू कैसे यार, तुझे क्या अलादीन का खजाना मिल गया है यार, वो तू मुझ पर छोड़ दे। मैंने ऐसा प्लान बनाया है तू सोच भी नहीं सकता। ठीक है यार, पर जल्दी पैसों का इंतजाम कर, मैं शाम को ग्रुप के मैनेजर विशाल जी से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा एक बात बता, तेरा पासपोर्ट तो तैयार है ना? हाँ बिल्कुल तैयार है, क्योंकि वीज़ा सभी का एक साथ लगेगा। ऐसा शाम को तू भी वहीं आ जा, सामने आमने बैठकर बात कर लेते हैं। शाम को ब्राउन इंडियन बैंड के ऑफिस में दाखिल होते ही बिक्की और राघव की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो सोच रहे थे कि शायद वो दोनों ही हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, पर यहाँ तो ज़्यादा नहीं 30 लड़के लड़कियाँ जो बैठे देख अपना अपना सपना पूरा होने की उम्मीद खत्म होने लगी। बिक्की ये सब लोग क्या यहाँ कर रहे हैं? राघव ये सारे ट्रुप के मेंबर हैं, तूने देखा नहीं सबके हाथों में पासपोर्ट थे, तू भी अपना लेकर आया है ना? हाँ यार मेरे पास, चल अंदर चल, सबके साथ जाकर बैठते हैं एक एक सभी मेंबर्स ने अपने पासपोर्ट रिसेप्शनिस्ट के पास सबमिट कर दिए। बिक्की पहले एक बार विशाल जी से तो मिलवा दे। राघव तू बैठ, मैं रिसेप्शन पर लड़की से जाकर पूछता हूँ कि विशाल जी आ गए या नहीं। हेलो मैडम, विशाल जी अंदर हैं, उन्होंने ही बुलाया था। कहा था शाम को आकर मिलना। नहीं जी अभी नहीं आए हैं, उन्होंने कहा था तो आते ही होंगे, कहकर वो अपने काम में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे सारा ऑफिस खाली हो गया। शाम के 7 बज चुके थे और विशाल का कहीं कोई अता पता नहीं था। उन दोनों को वहां बैठे बैठे 4 घंटे हो चुके थे। चल यार घर चलते हैं, उसका तो कोई अता पता ही नहीं। बिक्की वहां उसका इंतजार करते करते थक चुका था। यार थोड़ी देर और देख लेते हैं, रुक मैं उससे पूछ कर आता हूँ। यार कितनी बार तो पूछ चुके हैं, देख नहीं रहा उसकी शक्ल, अब तो उसे ही हमारा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा हो। बस आखिरी बार पूछ कर आता हूँ, कहकर वो उठकर रिसेप्शनिस्ट के पास जाने ही लगा था कि उसी समय ऑफिस का दरवाजा खुला और विशाल किसी से बातें करते हुए अंदर आ गए। उन दोनों की तरफ देखते हुए, आरती ये कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? सर पिछले 4 घंटे से बैठे हुए हैं, कहते हैं आपने ही बुलाया है। उन दोनों की तरफ देखते हुए, हाँ भाई कौन हो तुम? सर मैं बिक्की हूँ, कल आपसे बात हुई थी, ये मेरा दोस्त राघव है, इसके बारे में ही बात करनी है। ओह हाँ याद आया, आ जाओ अंदर बैठकर बात करते हैं। आरती 2 गिलास और पानी अंदर भेज दे। ठीक है सर अभी लाती हूँ। ऑफिस क्या था, आलीशान कमरा, एक बड़ी सी शीशम की लकड़ी की मेज, उसके पीछे काली प्योर लेदर की रिवॉल्विंग चेयर थी। कमरे के एक कोने में छोटा सा फ्रिज था, दूसरी तरफ एक बड़ा सा सोफा था। सामने दीवार पर कई फोटो फ्रेम थे जिसमें बड़े बड़े हीरो हीरोइनों की तस्वीरें लगी थीं। हाँ तो बिक्की बोल क्या काम है? वैसे तो मेरे शाम को 7 बजे के बाद किसी से मिलना नहीं होता हूँ, ये टाइम अपने लिए होता है, तू समझ गया ना? जी सर जी, ये मेरा दोस्त राघव है, ये भी जापान जाना चाहता। हाँ 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 बिक्की बेटा, कौन नहीं जाना चाहता जापान? हमारा ग्रुप अगले साल जापान में ही शो करने वाला है, बस लास्ट मिनट की तैयारियां रह गई हैं। अब इसे बीच में कहाँ से फिट करूं? और तूने पूरे पैसे जमा करवा दिए हैं? सर अभी आधी रकम ही इकट्ठा कर पाई है, पर जल्द ही पूरे पैसे जमा करवा दूंगा। तू अपने पैसे जमा करवा के पासपोर्ट दे जा, अगले महीने वीजा लगना है सबका। सर जी कुछ करो ना, आप कहोगे जितने पैसे बिक्की ने देने हैं मैं उससे भी ज़्यादा दे दूंगा। ओह अच्छा मोल भाव करना आता है तुझे। बिक्की तो 10 लाख दे रहा है, तू बता कितने देगा? सर जी 15 दूंगा। चल ठीक है बिक्की, तूने तो दूसरे रुकना है ना, हमारा दूसरा शो वहीं पर है, हम तुझे वहां छोड़कर आगे निकल जाएंगे, उसके बाद तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं। ठीक है सर जी, बस एक बार वहां पहुंचा दो फिर मैं देख लूंगा। और तूने कहाँ जाना है? जी मैंने तो टोक्यो जाना है, यानी सबसे पहले तूने ही गायब होना है, कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। सॉरी सॉरी, दीवारों के भी कान होते हैं, कहकर वो फिर से हंसने लगा। चल राघव अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, अब बता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है और तू वहां क्यों जाना चाहता है? क्या तेरे पास इतना पैसा है? सर जी मेरा बस एक ही सपना है कि मैं जापान में रहूं, चाहती तो मेरी माँ भी यही है, क्योंकि मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। माँ मुझे आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ भेजने को तैयार हो गई हैं, पर अब
पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। विक्की ने बताया कि आप हमारे जैसे कई लोगों को वहाँ अपने ग्रुप के साथ ले जाते हैं, बस मुझे भी अपने साथ ले जाओ, बस वहाँ पहुँचा दो, उसके बाद जो होगा मेरी किस्मत। ठीक है, पर पैसे का इंतजाम कैसे करेगा? जो हो जाएगा। मैं माँ को मकान के बदले बैंक से लोन लेने के लिए मना लूँगा। चल ठीक है, फिर सारे इंतजाम करके 15 दिनों के बाद आकर मिल। 16वां दिन नहीं होना चाहिए। कुर्सी से उठते हुए, सर जी 15 दिनों के बाद ही अब आपसे मिलने आएंगे, कहकर दोनों विशाल के ऑफिस से बाहर निकलकर आ गए। टोक्यो सिटी मेरे सपनों का शहर, चमचमाती सड़कें, ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, जो शहर कभी नहीं सोता। हाथ में सिर्फ $5000 और 5 साल का वीजा लेकर मैं सोच रहा था, क्या मैं इस शहर में कुछ बन पाऊंगा? लोगों की भीड़ में खुद को अकेला जल्दी महसूस करने लगा। शहर से बाहर एक छोटे से होटल में रहते मुझे 2 महीने हो चुके थे। आधे से ज्यादा पैसे मैं खत्म कर चुका था। नौकरी के लिए बहुत हाथ पैर मारे, पर कहीं भी मुझे नौकरी नहीं मिली। अपने सपनों को धराशायी होते देख मैं अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। ना वापस घर जा सकता था और ना ही यह शहर मुझे अपना रहा था। समय की गति बहुत बलवान होती है। 6 महीने चुटकियां बजाते बीत गए। जिस होटल में रह रहा था मुझे वहां से निकाल दिया गया। जेब में सिर्फ $100 बचे थे। क्या करूं? विक्की को फोन मिलाता हूं सोचकर उसका नंबर डायल किया। उसका फोन बंद आ रहा था। उम्मीद की अकेली किरण भी बुझती दिखाई दी। हाथ में वापसी की टिकट और पासपोर्ट पकड़कर बस स्टैंड पर बैठे हुए कई बार सोचा, इंडिया वापस चला जाता हूँ, पर माँ को क्या कहूँगा? माँ से झूठ बोलकर उनके घर को भी बैंक के पास गिरवी रख दिया है। झूठ पे झूठ उनसे बोलता आ रहा हूँ। अजीब सी उथल पुथल मेरे दिल और दिमाग दोनों में चल रही थी। एयरपोर्ट जाने के लिए कई बार मेरे कदम उठे और फिर मैंने उन्हें वापस खींच लिया। हेलो, यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प? उसने सिर उठाकर देखा। एक लड़की बेटेस की ड्रेस पहने उसके सामने खड़ी थी। नो थैंक्स कहकर मैं सिर झुका कर बैठ रहा। यू कैन टेल मी आई एम हैरी। अरे बाबा, जाओ यहाँ से, क्यों परेशान कर रही हो? ओके, नो प्रॉब्लम, एज यू विश कहकर वो जाने लगी। यू आर फ्रॉम इंडिया राइट? यस आई एम। एनी प्रॉब्लम? ओह नो, एक्चुअली आई लव इंडिया। सलमान खान, माधुरी दीक्षित एंड यंग एग्री मैन अमिताभ बच्चन। उसे इतने अच्छे से सब एक्टर्स के नाम बोलते देख मुझे काफ़ी हैरानी हो रही थी। मुझे लगा जैसे वो मेरे काम आ सकती है। यही सोचते हुए मैंने उससे बात करनी शुरू की। हेलो हैरी, आई एम एक्चुअली सॉरी फॉर माई बिहेवियर राघव, और यू कैन कॉल माई रघु। हाय रघु, यू लुक अपसेट, व्हाट हैपेंड? यू स्पीक हिंदी? यस आई कैन। माई फादर इज फ्रॉम इंडिया एंड मदर इज जापान, सो नाउ यू कैन टेल माई योर प्रॉब्लम। कैन बी सिट वेयर? ओके लेट्स गो देयर। वहाँ कॉफी शॉप है, चलते हैं। बस 2 मिनट की दो, मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, चेंज करके आती हूँ, पर जब तक मैं आती हूँ तुम चले मत जाना। ओके डोंट वरी, यू गो टेक योर टाइम। मैं वहीं बैठा हैरी का इंतजार करने लगा। उसने भी ज्यादा समय नहीं लगाया। 10 मिनट के अंदर ही वो वापस आ गई और हम दोनों पास ही एक कॉफी शॉप में जाकर बैठ गए। मैं कॉफी शॉप में काम करती हूँ, कॉफी दे से तुम्हें वहां बैठे हुए देख रही थी। कहते हैं लड़कियों की सिक्स सेंस बहुत तेज होती है। मुझे लग रहा था तुम किसी परेशानी में तो जरूर हो। बोलो क्या परेशानी है? मुझे एक नौकरी चाहिए और रहने की जगह। नौकरी? उसके लिए तो प्रॉपर वीजा होना चाहिए। वीजा तो है, पर उसके हिसाब से नौकरी नहीं कर सकता। नौकरी नहीं कर सकते? फिर यहाँ आए किस मकसद से हो? ये छोड़ो, मेरी मदद कर सकती हो तो बताओ, वरना मैं चलता हूँ। होल्ड ऑन मनी, नौकरी मैं जेब में लेकर नहीं घूम रही हूँ। हाँ, रहने की जगह का इंतजाम हो सकता है। तुम मेरे साथ मेरा रूम शेयर कर सकते हो। और जहाँ तक नौकरी की बात है, कोई भी तुम्हें रहने से पहले 100 बार सोचेगा। अगर कोई रख भी लेगा तो पूरे पैसे नहीं देगा। चलेगा तुम्हें? हैरी, जो भी मिलेगा मंजूर है, बस कहीं से एक नौकरी दिलवा दे। रुक, मेरे एक दोस्त की जान पहचान एक इंडियन स्टोर के मैनेजर से है, उससे बात करती हूँ, कहकर वो उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो हैरी? हैरी, बाहर, यहाँ सबके सामने बात नहीं कर सकती। 9-11 के बाद वैसे भी यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। प्लेन क्लॉथ में पुलिस वाले घूमते रहते हैं तुम जैसे लोगों को पकड़ने के लिए, कहकर वो हंसने लगी। अब तो तुम मुझे भी डरा रही है। इससे अच्छा है कि मैं इंडिया वापस चला जाऊं। वो तेरी मर्जी। अच्छा ये तो बता, फोन करूं कि नहीं? एक बार कोशिश करके देख। करती हूँ,
कहकर हैरी काफ़ी शॉप के बाहर जाकर किसी से फ़ोन पर बात करने लगी और मैं चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखने लगा कि कहीं कोई पुलिस वाला मुझ पर नज़र तो नहीं रख रहा है। सब अपने में मस्त बैठे थे, किसी का भी ध्यान मुझ पर नहीं था। कहीं हैरी जानबूझकर तो मुझे डरा नहीं रही है, वो भी मुझे अभी अभी मिली है, कैसे उस पर एकदम से भरोसा कर लूँ। नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है, मुझे होशियार रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो मैं उसी के चंगुल में फंस जाऊँ। वैसे तो मैं अभी लीगली जापान में रह सकता हूँ, बस पैसों का इंतज़ाम करना है, पर वो कौन देगा। अपनी ही सोच में डूबा हुआ था कि फ़ोन करके वापस भी आ गई और मुझे पता ही नहीं चला। ओ रघु, वेयर आर यू, गुड न्यूज़ फॉर यू। ओह रियली, यस मेरी बात हो गई है, हमें अभी चलना होगा। अगर आर यू रेडी? ओह यस आई एम, देन लेट्स गो। पर जाना कहाँ है? जगह ज़्यादा दूर नहीं है, वी कैन वॉक, बस 10 मिनट्स का डिस्टेंस है। ओह देन ऑल राइट। बातें करते हुए समय का पता ही नहीं चला था। छोटा सा इंडियन स्टोर था, एक राजस्थानी औरत कैश काउंटर पर बैठी हुई थी। शायद हमारे आने का उसे पहले से ही पता चल गया था। टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे से उसने बात शुरू कर दी। छोरा, $10 हर रोज़ के मिलेंगे। काम स्टोर के पीछे बने गोदाम में सामान की देखभाल करनी है। जो सामान स्टोर में आएगा उसकी लिस्ट बनाते जाना है। बोलो मंजूर है कि नहीं? मरता क्या ना करता। जी बिल्कुल मंजूर है। अपना पासपोर्ट मुझे दे दो, जब काम छोड़कर जाओगे तब वापस मिल जाएगा। उस आंटी की बात सुनकर हैरानी हो रही थी, अपनी इतनी कीमती चीज़ को कैसे एक अनजान को सौंप दूँ। मैं हैरी की तरफ मदद भरी निगाहों से देखने लगा। वो मेरी परेशानी भांप रही थी। डोंट वरी, यहाँ ऐसा ही चलता है, कहकर वो मुझे समझाने लगी। बैग से पासपोर्ट निकालकर उन्हें देते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे। मेरी हालत पतली देख स्टोर की मालकिन हंसने लगी। घबरा मत छोरा, जब नौकरी छोड़कर जाएगा तब वापस मिल जाएगा, कहकर काउंटर में ड्रॉयर में रख दिया और ड्रॉयर से और पासपोर्ट निकालकर मुझे दिखाने लगी। ये देख, तेरे जैसे कितने छोरा यहाँ काम करते हैं, सबके पासपोर्ट मेरे पास जमा है। कल सुबह 9 बजे तक यहाँ पहुँच जाना। 5 मिनट की भी देरी हुई तो हाफ डे लग जाएगा। नहीं आंटी, मैं टाइम से पहले ही पहुंच जाऊंगा, कहकर हम दोनों वहां से चल दिए। मेरे लिए यह बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, मगर उस आंटी ने मेरा पासपोर्ट वापस नहीं किया तो मैं कभी भी इंडिया वापस नहीं जा सकूंगा। वाहे गुरुजी मेहर करना। क्या वाहे गुरुजी मुझ जैसे इंसान के ऊपर अपनी मेहर रखेंगे, जिसने अपनी माँ से सिवाय झूठ से कुछ नहीं बोला। इंडियन स्टोर से हैरी और मैं सीधा उसके अपार्टमेंट में आ गए। ये मेरा पहला मौका था जब मैं किसी लड़की के साथ उसका रूम शेयर करूँगा। 8x10 के रूम में एक तरफ सिंगल बेड बिछा हुआ था, एक तरफ एक पुराना सा सोफा जिसके ऊपर बिछा हुआ एक पुराना कंबल। कमरे के साथ ही छोटी सी किचन बनी हुई थी। कमरे में हर तरफ उसके कपड़े फैले हुए थे, जिसे वो कमरे में घुसते ही संभालने लगी। अकेली रहती हूँ इसलिए कहीं भी कुछ भी रख देती हूँ, कहकर वो अपनी सफाई देने लगी। तुम ऐसा करो, अपना सामान उधर कोने में रख दो और पलंग पर तो मैं सोती हूँ, तुम सोफे पर ही सोना पड़ेगा। मैनेज कर लोगे ना तुम? मैं सोचने लगा, फ्री में रहने को एक छत और सोने के लिए एक नर्म सोफा मिल रहा। मुझसे खुशनसीब तो कोई और हो ही नहीं सकता। पर मेरा भ्रम टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगा। देखो, जो तुमसे पहले ये रूम मेरे साथ शेयर करता था वो मुझे $90 महीने के देता था। दुबई का था इसलिए उसके लिए रेट ज़्यादा था। पर तुम तो इंडियन हो, तुम मुझे $70 दे देना। खाना पीना सब खुद से मैनेज करना होगा। हैरी, पर तुमने तो मुझे बताया नहीं था कि तुम मुझसे किराया लोगी। ओ मिस्टर रघु जी, यहाँ कुछ भी फ्री नहीं मिलता। फ्री में सिर्फ मिलता है तो गुरुद्वारे में लंगर। मैंने कोई चैरिटी नहीं खोली हुई है, ये बिजनेस है। मेरा मंजूर है तो बोलो हाँ, वरना निकलो यहाँ से। मरता क्या ना करता। हैरी की बात मानने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। सुबह का थका हुआ था, भूख भी जोरों से लग रही थी। हैरी मेरे सामने अपना खाना माइक्रोवेव में गर्म करके खा रही थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे कह सकूं, एक बाउल नूडल्स का मुझे भी दे दो। भूखे पेट सारी रात पेट कुलबुलाता रहा। माँ के हाथ के खाने की कीमत आज समझ में आई। वो घी से चुपड़ी गर्मा गर्म रोटियां कितनी भी खा लेता था, मन नहीं भरता था। खैर, ये सज़ा तो मुझे मिलनी ही चाहिए थी। सुबह अलार्म बजते ही उठकर तैयार हो गया। हैरी अभी सो रही थी। मैं इधर उधर टहलने लगा कि कहीं कोई ब्रेकफास्ट पॉइंट नजर आए जहां मैं जाकर नाश्ता कर सकूं। थोड़ी दूर चलने के बाद ही मुझे मेरी मनपसंद का नाश्ता मिल गया।
$2 में भरपेट नाश्ता करने के बाद अब मेरी जेब में $98 बचे हुए थे। इंडियन स्टोर पहुंचने के बाद मुझे मेरा सारा काम समझा दिया गया। मेरे साथ एक और लड़का शुभम था जो नेपाल से आया हुआ था। उसी ने मुझे बताया कि आंटी का पति यहाँ पुलिसकर्मी है, इसलिए उसे किसी तरह का डर नहीं है। हम दोनों जल्दी ही एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। शुभम से मैंने जल्दी से जल्दी पैसा कमाने की बात कही। उसने मुझे बताया कि वो यहाँ स्टोर पर आने से पहले लोगों के घरों में सुबह अखबार डालने का काम करता है। अगर मैं चाहूँ तो मुझे भी ये काम दिलवा सकता है। बस उसके लिए एक साइकिल का इंतजाम करना होगा और वह भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अखबार की एजेंसी जिस आदमी के पास है वो भी नेपाल का है और वह उसके लिए भी किराए की साइकिल अरेंज कर देगा। स्टोर बंद होने के बाद सुबह मुझे उस आदमी से मिलवाने ले गया और मेरा दूसरा पार्ट टाइम काम शुरू हो गया। हफ्ते के मुझे $30 देने का वादा किया, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी रकम थी। अब लगता था शायद जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। इसी तरह काम करते हुए पूरा 1 साल बीत चुका था। उस स्टोर का काम छोड़कर अब मैं और शुभम एक गैरेज में काम बॉस का काम करने लगे थे। हैरी का अपार्टमेंट भी मैं छोड़ चुका था। शुभम के साथ मेरी दोस्ती गहरी होती जा रही थी, वैसे ही जैसे एक वक्त विक्की के साथ थी। समय की गति बड़ी तेज होती है। 3 साल बीत चुके थे गैरेज में काम बॉस के काम के साथ साथ में राकेश हाउसकीपिंग के पास पार्ट टाइम काम करने लगा। एतवार के दिन मेरी गैरेज से छुट्टी होती थी। बस उस दिन लोगों के घर जाकर साफ सफाई का काम करने लगा। वहाँ काम के साथ मुझे टिप भी अच्छी खासी मिल जाती थी। यहाँ आकर किसी भी काम को करने में शर्म नहीं आ रही थी। बस एक ही सपना था, किसी तरह यहाँ पर हमेशा के लिए बस जाऊँ। इसी बीच शुभम की शादी उसी अखबार एजेंसी के मालिक की लड़की के साथ हो गई और वो अब उसके ऊपर गैर कानूनी तरीके से रहने का धब्बा हमेशा के लिए हट गया। मुझे भी उसने कई बार सलाह दी, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी होती हैं, किसी तरह कोई ग्रीन कार्ड वाली लड़की ढूंढ ले, सब मामला अपने आप सेट हो जाएगा। शादी और वो भी माँ की मर्जी के बिना। मन नहीं मान रहा था। एक $1 जोड़ने के बाद मेरे पास अब अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी थी। शुभम की शादी के बाद अब एक स्टूडियो अपार्टमेंट किराए पर लेकर रहने लगा था। उस दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव था। मैं भी माथा टेकने गुरुद्वारे गया और अपनी की हुई गलतियों को बाबा जी के सामने नाक रगड़ रगड़ कर माफ़ी मांग रहा था। बाबा जी, मुझे माफ़ कर दो, इतने झूठ बोल चुका हूँ कि सच्चाई क्या है मुझे भी पता नहीं। मेरी माँ समझ रही है, उसका पुत्र जापानीज कंपनी में नौकरी कर रहा है। सच्चाई उसके सामने आएगी तो क्या होगा? कोई तो राह दिखाओ जिससे अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकूं। उसके बिना तो माँ को मुँह भी नहीं दिखा सकता। बाबा जी रहम करो। माथा टेक कर गुरुद्वारे के दरवाजे से बाहर निकला। वहीं सड़क के किनारे एक लड़की बैठी रो रही थी। उसके साथ एक 3 साल की बच्ची भी थी। मेरे आगे बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। उसके पास जाकर खड़ा हो गया। आप कौन हो जी? इस तरह यहाँ बाबा जी के चौखट पर बैठकर क्यों रो रही हो? माँ को रोते देख बच्ची भी मम्मी मम्मी कहकर बच्ची भी जोर जोर से रोने लगी। सुनिए, आपको क्या परेशानी है, मुझे बताएं, कहते हुए मैं उस छोटी बच्ची को गोद में उठाकर उसे चुप कराने लगा। एक अजनबी की गोद में आते ही वो और जोर जोर से रोने लगी। हार कर अपनी बच्ची को मुझसे लेकर वो उसे चुप कराने लगी। मैंने फिर उससे एक बात करनी चाहिए। आप इंडिया से आई हो? मैं भी वहीं से हूँ, भटिंडा से। राघव मेरा नाम है। और आपका? सब बल्ली कहते हैं। वैसे बलमीत कौर नाम है मेरा। मैं अमृतसर से हूँ। ये मेरी बेटी है, कहकर वो चुप हो गई। ये आपकी बेटी? और आपके पति वो कहाँ हैं? पता नहीं वो कहाँ है, पर हमें यहाँ छोड़कर ये डिवोर्स पेपर मेरे हाथ में थमाकर चले गए। कहते हैं वापस चली जा जहाँ से आई। तेरे साथ शादी करना मेरी मजबूरी थी। माँ बाप की बात ना मानता तो मुझे सारी जायदाद से हाथ धोना पड़ता। अब यहाँ की रहने वाली किसी लड़की के साथ शादी कर ली है उसने और हमें उस लड़की के साथ मिलकर घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे कैसे घर से निकाल कर ये तलाक के पेपर थमा दिए? रहता कहाँ है वो? पता वगैरह कुछ मालूम है? चलो ले चलता हूँ तुम्हें वहाँ, फिर देखता हूँ कौन घर से निकालता है। नहीं, रहने दो, मुझे नहीं जाना उस घर में जहाँ कोई इज्जत ही ना हो। तुम फिर वापस इंडिया अपने माता पिता के पास चली जाओ, मैं इंतजाम कर देता हूँ। नहीं, वहाँ भी नहीं जा सकती। माँ बाप तो हैं नहीं। चाची ने ही मेरी शादी कराई थी मेरी मर्जी के बिना। मैं तो अपना देश छोड़कर कभी यहाँ परदेश आना ही नहीं चाहती थी, पर उसे अपनी छाती से बोझ उतारना था, सो उतार दिया। अब तो वो भी मुझे अपने घर की चौखट नहीं लांघने देगा। तो फिर क्या सारी उम्र यही बाबा जी के दरवाजे पर बैठे रहने का इरादा है?
अगर मुझ पर भरोसा कर सकती हो तो मेरे साथ चलो। अच्छा आदमी तो मैं भी नहीं हूँ, गलत काम मैंने भी बहुत किए हैं, अपनों को धोखा भी दिया है। यकीन करो मुझ पर, आज बाबा जी के सामने अपने किए गुनाहों की माफ़ी मांगने आया था। अरदास कर रहा था, प्रायश्चित का एक मौका दे दो, और उन्होंने तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। विश्वास कर सकती हो मुझ पर, बिना कुछ बोले वो मेरे साथ चल दी। 6 महीने एक दूसरे के साथ रहने के बाद हमने उसी गुरुद्वारे में शादी कर ली, और मेरी बेटी मैरी मेरी बेटी बन गई। बल्ली को वचन दिया कि किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि मैरी का असली बाप मैं नहीं हूँ। जहाँ इतने झूठ बोले थे वहाँ किसी की भलाई के लिए एक झूठ और सही। 6 महीने बीत चुके थे, बल्ली से शादी हुई। बल्ली भी अब इंडियन घरों में खाना बनाने का काम करने लगी थी। मैरी को वो डे केयर में छोड़कर वो अपने काम पर निकल जाती थी। हम दोनों की जिंदगी पटरी पर आ गई थी। बस एक अफसोस था, माँ को अभी तक मैंने भुलावे में रखा हुआ था। बस हर रोज़ सुबह उठकर सोचता था कि आज सारी सच्चाई माँ को बता दूंगा, पर हिम्मत जवाब दे जाती थी, काश मैंने पहले सारी सच्चाई माँ को बता दी होती तो माँ को दूसरों के सामने शर्मिंदगी न उठानी पड़ती। उस दिन माँ के फ़ोन कॉल ने मुझे पानी पानी कर दिया। बल्ली मेरा हाथ थामे खड़ी रही, मेरी टांगें काँप रही थीं। माँ के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, अब बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? आज से ना तेरी माँ ना तू मेरा पुत्र। मेरे मरे पर भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ तेरी सारी बातें सही है, मैं गलत था, भटक गया था, इतनी ठोकरें खाई हैं उसके निशान तेरे बेटे की हथेलियों पर छप गए हैं। अपने मरने की बात ना कर, मुझे माफ़ कर दे, मैं आ रहा हूँ। देख गया अकेला था, पर वापस तेरी बहू और पोती को लेकर आ रहा हूँ। मेरी घर वापसी हो रही है माँ, आ जाऊँगा तो जितनी चाहे मान लेना, जो भला बुरा कहना है, पर मरने की बात मत करना। अपने किए गुनाहों का पूरा पश्चाताप भी पूरा नहीं हुआ। माँ का दिल तो मोम से भी नम होता है। मेरी एक आवाज़ से उसके सारे गिले शिकवे दूर हो गए। कब आ रहा है तू? जल्दी आ, अब अकेले नहीं रहा जाता रघु। बस माँ इस बार लोहड़ी इकट्ठे जलाएंगे। मैरी जल्दी आ मेरी बच्ची, लोहड़ी की कहानी नहीं सुननी तूने? आ रही हूँ दादी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। धन्यवाद दोस्तों।